मार्च के महीने से और आज तक के समय की बात करें तो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस सारे अभी तक भी बंद हैं और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो कब ओपन होंगे। इससे पहले भी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, सारी चीज़ें बंद थी। हमने लॉकडाउन का एक बड़ा लंबा अरसा देखा है, इस दौर के गवाह हम रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ? आप जानते हो वजह क्या थी? कोरोना। तो हम आज पढ़ते हैं कोरोना के बारे में, आखिर ये होता क्या है और कुछ मेडिकली इसको समझते हैं कि इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और इससे संबंधित थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कोरोना की बात करें सबसे पहले। कोरोना जो है एक वायरस है। ठीक है, कोरोना एक वायरस है। अब कोरोना वायरस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस, कोरोना एक वायरस है, हमने बात की है। वायरस क्या है? एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सजीव भी नहीं है और निर्जीव भी नहीं है, दोनों के बीच की कैटेगरी में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये किसी सजीव की शरीर से बाहर रहता है, ठीक है, जब किसी होस्ट में ये एंट्री नहीं किए हुए होता है, जब बाहर रहता है तो ये क्या है, इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही ये वायरस, जैसे ही ये सूक्ष्म जीव किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये अपने आप को एक्टिव कर लेता है। ठीक है, तो और एक खास बात और जान लीजिए, हम जानते हैं कि किसी भी कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, वो क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। तो वायरस की खास बात ये भी है, वायरस में दोनों जेनेटिक मटेरियल कभी नहीं होते, या तो आरएनए उसके अंदर होगा या फिर केवल डीएनए उसके अंदर होगा। तो कोरोना की बात अब करते हैं। कोरोना हमारा टॉपिक है। कोरोना जो वायरस है, कोरोना का जो वायरस है वो क्या है? कोरोना वायरस एक राइबोवायरा है। दैट मीन्स इस वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है। ठीक है, इस वायरस के अंदर केवल आरएनए पाया जाता है। अब ये इतना भयानक क्यों है? इसमें क्यों बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है? क्या ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है? वो सभी हमने पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो क्या है। देखो, कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस का जो एक्चुअल नाम है उसको हम बोलते हैं, इसको हम SARS-CoV-2। ठीक है, SARS की फुल फॉर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये एक ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसा वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, हमें ब्रीथिंग में दिक्कत आती है, हमें सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। एक सबसे आम लक्षण जो है यही होता है। आपने अपने आस पड़ोस में कोरोना के दौर में आपने देखा होगा कि किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो उसको शक की निगाह से देखते थे कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं है। ठीक है, सब उससे बच के चलते थे। ऐसा आपने जरूर देखा होगा अपने आस पड़ोस में। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, कोरोना वायरस 2 इसका नाम हो गया। उसके बाद में देखिए, इसको जो है, वैसे हम बात करें तो कोरोना वायरस की कैटेगरीज होती हैं। अल्फा कैटेगरी है, बीटा कैटेगरी है, गामा कैटेगरी है, डेल्टा कैटेगरी है। तो जो शुरुआत की दो कैटेगरी हैं वो कौन सी हैं? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा कैटेगरी जो है वो बेसिकली, ये जो वायरस है, एक बात आप जान लीजिए, जो कोरोना वायरस है ये एक ह्यूमन वायरस नहीं है। ह्यूमन वायरस तो ये अब जा करके बना है, क्योंकि ह्यूमन में इसका इन्फेक्शन अब से शुरू हो गया था। चीन में आपने केस सुना होगा, वुहान सिटी से जब कोरोना फैला था। ये एक जो है जानवरों में पाए जाने वाला वायरस है। ठीक है जी, जानवरों में। तो जो अल्फा बीटा हमने मेंशन किया है, अल्फा एंड बीटा जो दो कैटेगरी हैं। अल्फा बीटा कैटेगरी क्या है? वो बैट, ठीक है, चमगादड़, और रोडेंट कैटेगरी। रोडेंट मतलब जो कुतरने वाले होते हैं ना, दांतों से कुतरते हैं, चूहा, गिलहरी, इस टाइप के। तो उनमें पाए जाते हैं अल्फा एंड बीटा कैटेगरी। और इनमें जो है गामा डेल्टा जो है एवियंस में, एवियंस दैट मींस एविस ग्रुप, पक्षियों वाले समूह में ये होता है। ठीक है, तो हम बात करें कि जो ह्यूमन कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से ये महामारी फैली है, इतने सारे देश जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो कौन सा है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, बीटा कैटेगरी वाला है। ठीक है, HCOV-2 दैट मींस ह्यूमन कोरोना वायरस। ठीक है, और इसका जो अब जनरली हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नोवल कोरोना वायरस। ठीक है, नोवल कोरोना वायरस। अब देखिए, आपने ये सब पढ़ा, अब मैं आपको बताता हूँ इसके सिम्टम क्या होते हैं। सपोज करो किसी स्वस्थ आदमी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। अब पहले स्वस्थ है, इन्फेक्शन होने के बाद में क्या होगा? अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो अस्वस्थ, हमें कैसे पता लगेगा कि वो अस्वस्थ है या फिर उसको जो है कोरोना वायरस हो सकता है? देखिए, इसके जो सिम्टम्स हैं
सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, फीवर हो सकता है, और इसके अलावा इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होंगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है, जिस बंदे को कोरोना वायरस जो इन्फेक्ट होगा उसको टेस्ट करने में, ठीक है, उसको टेस्ट करने में या स्मेल करने में जो है दिक्कत आएगी। वो प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को सूंघकर किसी चीज़ की स्मेल नहीं बता सकता, और किसी चीज़ को टेस्ट करके उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, उसको वो नहीं बता सकता। क्लियर है? देखिए, अब कुछ वैसी जनरल बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कोरोना वायरस का केस है, ये सबसे पहले चीन में एक शहर है वुहान शहर। तो सबसे पहले वुहान शहर में दिसंबर 2019 में सबसे पहले जो है इस कोरोना वायरस की पहचान हुई थी कि कोरोना वायरस जो है ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन करना इसने शुरू कर दिया है। सबसे पहले कहाँ हुई? वुहान सिटी, चाइना में, दिसंबर 2019 में। उसके बाद में भारत के अंदर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहला केस कहाँ पाया गया था। तो भारत में 30 जनवरी 2020 को, ठीक है, 30 जनवरी 2020 को पहला केस पाया गया था। वो कहाँ पाया गया था? केरला में पाया गया था, ठीक है, समझ गए, केरला के अंदर पहला केस था। तो ये तो जनरल सी बात हो गई, आपको जानने वाली जो बेसिक नॉलेज जिनकी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं, थोड़ी साइंटिफिक बात करते हैं। देखिए, ये जो एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो और आप जानते भी होंगे, कोई नई बात नहीं है, ये कोरोना वायरस की एक स्ट्रक्चर है। ये कोरोना वायरस की एक स्ट्रक्चर है। अंदर जो आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो क्या है? आरएनए। मैंने कहा था ये आरएनए की कैटेगरी वाला वायरस है। अंदर क्या है? आरएनए है, ठीक है। और ये चारों ओर इसकी जो कवरिंग है, ये इसका एनवेलप है, इसका लिफाफा है जो इसको चारों तरफ से कवरिंग किए हुए है, ठीक है। और इस पे रेड कलर से, इस पे क्या है? रेड कलर से जो इस पे मार्क बने हुए हैं, स्पाइक्स बने हुए हैं, कुछ कांटे के समान जो है स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। जो कांटे के समान जो स्ट्रक्चर बनी हुई है रेड कलर से, वो क्या है? इसके स्पाइक्स हैं। स्पाइक मतलब कांटे हैं इसके, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, और ये जो स्पाइक होते हैं इनको हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, दैट इज स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। इसकी जो कवरिंग है वो एनवेलप उसको हम कहेंगे, ठीक है। वो बेसिकली लिपिड से मिलकर के बनता है, और ये स्पाइक प्रोटीन इस पे होती है। अब क्या है? अब थोड़ी हम अपनी बॉडी की एनाटॉमी जान लेते हैं, बॉडी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपने पढ़ा होगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। श्वसन तंत्र, सांस लेने वाला तंत्र हमारी बॉडी में। तो सांस हम लेते हैं तो वो फेफड़ों की मदद से हम सांस लेते हैं, ठीक है। हम सांस को अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर बॉडी में सप्लाई करते हैं, और जो टिश्यूज से, बॉडी से जो हमें CO2 मिलती है, उस CO2 को हम लंग्स से सहायता से और हार्ट की सहायता से, ब्लड सप्लाई के माध्यम से उसको हम बाहर रिलीज कर देते हैं। O2 अंदर जाएगी, CO2 बाहर आएगी, O2 अंदर, CO2 बाहर, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये विंड पाइप होती है जिसमें से हवा जो है नीचे आती है, ठीक है। और ये विंड पाइप दो हिस्सों में ऐसे नीचे आकर के डिवाइड हो जाती है। यहाँ से विंड पाइप आती है ऐसे, ये दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाती है। तो एक फेफड़ा यहाँ हो गया पूरा, एक फेफड़ा यहाँ और एक फेफड़ा यहाँ, दो फेफड़े हो गए। तो एक फेफड़ा यहाँ है, एक फेफड़ा यहाँ है। जो ये ट्रैकिया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। जो हवा लेने वाली जो पाइप होती है उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया नीचे की तरफ आकर के दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो यहाँ इनको हमने बोल दिया ब्रोंकाई। यहाँ हमने क्या बोल दिया? इसको ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई और आगे फर्दर आप देख पा रहे हो, जैसे वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, एक पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, इसी तरीके से इस ब्रोंकाई की बहुत सारी ब्रांचेस निकल आई। इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब आप देख पा रहे हैं ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल टर्मिनल एंड पे, बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ऐसे गुब्बारे के समान कुछ छोटी छोटी कुपिकाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वेलाइज, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? एल्वेलाइज, ठीक है। और एल्वेलाइज में ना, एल्वेलाइज क्या होता है? बेसिकली एल्वेलाइज एक बहुत मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, और इस पे क्या है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इसका मतलब इस पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ब्लड के माध्यम से ही ब्लड ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। जिन जिन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की जरूरत होगी उनको ऑक्सीजन दे देगा, और उनसे CO2 को ले लेगा, और CO2 को ला करके यहाँ छोड़ देगा। हम जैसे ही सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है ना, इसका मतलब जो ये कुपिकाएं हैं, जो ये एल्वेलाइज है, इनमें एयर भर जाती है। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं इनमें हवा भर जाती है, इन गुब्बारों में, ठीक है। और इन गुब्बारों के ऊपर किसकी परत चढ़ी हुई है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स की, रक्त नलिकाओं की, ठीक है।
अब क्या होता है इस पे, अब रक्त नलिका क्यों है, क्योंकि रक्त नलिका खून लेकर के आएंगी, ठीक है, ब्लड में से O2 को ले लेंगी, इनमें से O2 भरी होगी, हमने जैसे सांस लिया O2 इसके अंदर आई और इन गुब्बारों में भर गई, ठीक है, O2 इनमें भर गई तो क्या होता है, ये बाहर इसके जो रेड कलर से मैंने ब्लड वेसल्स बनाई हुई हैं, ब्लड वेसल्स क्या काम करेंगी, O2 को ले लेंगी और CO2 को छोड़ देंगी, तो वो CO2 अब इनमें भर जाएगी, उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो कहने का मतलब जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, O2 को लेना CO2 को छोड़ना, वो कहाँ हो रहा है, एक्चुअल रेस्पिरेटरी या फिर यूं कहें कि एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज साइट कहाँ है। तो आप कहोगे कि एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज साइट कहाँ है, एल्वेलाई पर है। एल्वेलाई में क्या हो रहा है, O2 को ब्लड वेसल्स में लिया जा रहा है और CO2 को ब्लड वेसल्स छोड़ रही है, कहाँ पर, एल्वेलाई के अंदर, और CO2 को ऐसे करके बाहर निकाल दिया जाएगा। आप समझते हो, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए, इन एल्वेलाइज में कोई दिक्कत हो जाए, अगर ये O2 को लेना CO2 को छोड़ना ऐसे करके करना बंद कर दें तो हमें दिक्कत होगी। तो हमें कहाँ दिक्कत होगी, हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। वही हमें समझना है जो मैंने बताया है आपको। तो जिन कोशिकाओं से एल्वेलाइज बनी होती हैं, जिन कोशिकाओं में जो ऐसी कोशिकाएं जो एल्वेलाई का निर्माण करती हैं, उन कोशिका, ये मैंने कोशिका बनाई हुई है, ये अंदर न्यूक्लियस है, ये कोशिका है, एक सेल है। इन कोशिकाओं में बाहर प्रोटीन से बनी हुई कुछ खास स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में, जो एल्वेलाई बनाती हैं उन कोशिकाओं में, एल्वेलाई का फॉर्मेशन करने वाली कोशिकाओं के बाहर मेम्ब्रेन पर एक खास प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर। ACE2 रिसेप्टर, ACE2 रिसेप्टर इसकी फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर, ठीक है, ACE2 रिसेप्टर, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये रिसेप्टर, इसका ब्लड प्रेशर में भी काफी योगदान है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना समय नहीं है, अभी हमें मेन चीज पढ़नी है। तो ACE2 रिसेप्टर यहाँ होते हैं और हमने देखा यहाँ पर इस सेल के बाहर जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो तो क्या है, ACE2, और इस कोरोना वायरस की जो बाहर प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्पाइक प्रोटीन। तो ये भी प्रोटीन और ये भी प्रोटीन। अब क्या होता है, मान के चलो कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस प्रवेश कर गया। कोरोना वायरस प्रवेश करने के बाद में क्या होगा, कोरोना वायरस जैसे ही प्रवेश करेगा बॉडी में, कोरोना वायरस प्रवेश करने के बाद में ये कहाँ पहुंचेगा, सांस के थ्रू अंदर गया, ये जाएगा यहाँ ऐसे ट्रैकिया में, और ये अंत में कहाँ आएगा, ये आ जाएगा एल्वेलाइज में। एल्वेलाइज की जो सेल हैं वो क्या है, ACE2 रिसेप्टर वाली सेल हैं। तो ये कोरोना वायरस जो है, ये कोरोना वायरस ऐसे करके आके चिपक जाएगा इन पे, ठीक है, ऐसे करके ये आके चिपक जाएगा, ठीक है, कौन सी, उससे, अपनी प्रोटीन से। आप देख पा रहे हैं यहाँ डायग्राम में कि ये यहाँ आकर के चिपक गया, ठीक है, क्योंकि इसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, इसने ACE रिसेप्टर को पहचान लिया। अब ये क्या काम करेगा, जो एल्वेलाई की सेल थी, ये कोरोना वायरस है और ये एल्वेलाई की सेल है, तो ये ऐसे आकर के यहाँ चिपक गया, ठीक है। चिपकने के बाद में क्या करेगा, ये धीरे धीरे इस मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा और अंदर एंट्री कर जाएगा। तो कोरोना वायरस इसके साथ अटैच होने के बाद में ये कोरोना वायरस जो है एंट्री कर गया कहाँ पर, सेल के अंदर। कौन से सेल के अंदर, एल्वेलाई वाली सेल के अंदर, ठीक है। अंदर जाने के बाद में क्या काम करेगा, इस कोरोना वायरस को जो मटेरियल है, ये वाला मटेरियल RNA, ठीक है, ये RNA अब अंदर जाकर के ये राज करेगा। कैसे, ये इस सेल को बोलेगा कि तेरे अंदर जो प्रोसेसिंग चल रही है उनको कर दो बंद, और जिस तरीके से मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं उस तरीके से RNA बनना चाहिए, उस तरीके से सारे काम होने चाहिए। तो ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग RNA की सिंथेसिस करवाएगा अंदर। तो ये जो RNA, ये क्या है, एक पॉइजनस RNA बनेगा, एक जहरीला, क्योंकि ये एक जहर के समान है जो कोरोना वायरस है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे जहरीले RNA बनेंगे, धीरे धीरे बहुत सारे RNA बनेंगे, ठीक है। जब RNA इसके अंदर बनेंगे तो हो सकता है वो दूसरी सेल में भी जाएंगे, ऐसे कोरोना वायरस दूसरी सेल में अटैच होगा, उसके ACE2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, वहां जाकर के अंदर एंट्री करेगा। तो ऐसे बहुत सारी सेल क्या होंगी, उस बहुत सारे सेल के अंदर एक जहरीला RNA बनना शुरू हो जाएगा। तो अब बॉडी समझ जाएगी, हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो समझ जाएगा कि बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो बाहर से आए हुए कोरोना वायरस को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स जनरेट करेगी, और रेस्पॉन्स क्या होगा, हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को बढ़ा लेगी, और जब बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएगी तो फीवर होगा। तो फीवर किसकी वजह से हुआ, ये फीवर हुआ कोरोना वायरस के
बॉडी के अंदर एंट्री करने की वजह से। फीवर क्यों होता है समझ गए? क्योंकि हमारी बॉडी रेस्पॉन्स जनरेट करती है। हमारी बॉडी देखती है कि दुश्मन कोई शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है, अब उस दुश्मन को मारने के लिए हमें बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, और बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं? फीवर हो गया। तो एक सिम्टम क्यों हुआ ये आपको समझ आया। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये अंदर इस तरीके से जुड़ना शुरू होगा और H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देगा। ठीक है, H2 रिसेप्टर पे जुड़ेगा, एल्वेलाई सेल के ऊपर जुड़ेगा, सेल के अंदर जाएगा और अपनी बहुत सारी मिलियन ट्रिलियंस जो कॉपी बना लेगा, बहुत सारी अपनी कॉपीज बना लेगा। तो ऐसे बहुत सारे आरएनए का निर्माण हो जाएगा। जब बहुत सारे आरएनए का निर्माण एक सेल के अंदर होगा तो सेल वो फट जाएगी, रप्चर होगी। ऐसे एक जरूरी नहीं एक ही सेल के अंदर एंट्री होगी, तो ऐसे बहुत सारी सेल्स जो है धीरे धीरे क्या होगा, फटना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जब धीरे धीरे सेल फटना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा, धीरे धीरे सेल फटना शुरू होंगी तो क्या होगा, उसमें जो हमारी एल्वेलाइज हैं उसकी सेल काम करना बंद कर दिया, वो तो खत्म हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो आकर के जुड़ चुका है, उसने जहरीला आरएनए बना दिया है उसके अंदर। तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां जो उस एल्वेलाई के अंदर एक पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक जैसे मवाद होती है, पस जो है उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो होना चाहिए उसके अंदर क्या है, प्योर ब्लड उसमें आता है ब्लड वेसल्स में, तो वो उससे O2 का एक्सचेंज एंड CO2 एंड O2 का एक्सचेंज करता है। लेकिन पस की होने की वजह से उसमें O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इस वजह से सांस लेने में कठिनाई होगी। तो ये मैंने सेकंड सिम्टम बताया, ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम इसमें होने लगती है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, ये इतना हावी हो जाता है कि हमारे सेंस ऑर्गन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है, स्मेल हम किसी चीज को नहीं कर पाते, हम किसी चीज को टेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या है। अब देखिए, हम बोलते हैं कि हम बार बार हमने बहुत सारी टीवी ऐड देखी हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपनी साबुन की ऐड करती हैं, सैनिटाइजर्स की ऐड आ रही है, बहुत सारी हैंड वॉश की ऐड आ रही है, तो बार बार बोलते हैं कि हमें हाथ धोने चाहिए बार बार। ठीक है, हाथ क्यों धोने चाहिए, क्या कारण है, हाथ धोने से क्या होता है। हाथ हम धोते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं। साबुन में क्या होता है, साबुन में एक इस प्रकार का है, उसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड वाले जो है उसमें अणु होते हैं, सब्सटेंस उसमें मॉलिक्यूल जो उसमें होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो वो क्या है, इसकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है ना, इसके कोरोना वायरस की बाहर की जो मेम्ब्रेन है, वो साबुन उस कोरोना वायरस की मेम्ब्रेन को धीरे धीरे रप्चर कर देता है, इसको किल कर देता है। ठीक है, सेम एक्शन किसके साथ होता है जनरली, सेम एक्शन जनरली किसके साथ होता है, सेम एक्शन होता है किसके साथ, सैनिटाइजर के साथ। सैनिटाइजर में क्या होता है, सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल पाया जाता है, सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल भी क्या काम करता है, अल्कोहल भी इसकी बाहर की कवरिंग को खत्म करता है और इस कोरोना वायरस को किल करता है। ठीक है, तो हम क्या जनरली, कोरोना वायरस फैलता कैसे है, कोरोना वायरस फैलता है खांसने से, छींकने से। जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं तो बहुत सारी माइन्यूट छोटी छोटी पानी की बूंदें, हमारी सलाइवा की बूंदें, छोटी छोटी बूंदें जो है वो बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम खांसते हैं तो लगभग 1 मीटर 2 मीटर तक की रेंज में वो बूंदें फैल जाती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें कम से कम 6 फीट की दूरी, हमें 2 गज की दूरी जो हमें एक दूसरे से मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, और सपोज करो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको छींक आ गई, उसने ऐसे हाथ को लगा लिया। ठीक है, जनरली हमारी आदत होती है कि हम इस तरीके से पूछते हैं या मुंह के हाथ लगाते हैं, तो उसको छींक आई, उसने ऐसे करके हाथ लगाया, इसका मतलब उसकी इन्फेक्टेड पर्सन की छींक, ठीक है, उसकी जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर वायरस है, कोरोना वायरस, तो वो वायरस कहाँ पे आ गया, हमारे हाथ में, और हमने उस बंदे से हाथ मिला लिया। तो हाथ मिलाने से उसके हाथ पे जो वायरस था, वो वायरस हमारे अंदर आ गया। ठीक है, हमारे हाथ में आ गया। ठीक है, या फिर उसने किसी दरवाजे को खोला, दरवाजे को खोलने से क्या होगा, दरवाजे के हैंडल पे वो वायरस जम गया, हमने भी जाकर के उसको खोल लिया है। और सीधी सी बात है, ये बहुत आम आदत होती है कि हम जनरली अपने हाथों से नाक को, आंखों को ऐसे टच करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से संक्रमण फैलता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कोरोना वायरस के बारे में आज कुछ पता लगा होगा कि क्या कोरोना वायरस है, इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये फैलता है। और पहला केस जो है, ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं कि जो वुहान सिटी में सबसे पहले चाइना के अंदर पहला केस देखा गया था। ठीक है, और केरला में, भारत की अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले कब आया था, तो भारत में ये 30 जनवरी को पहला केस एंटर हुआ था, जो कि केरला में हुआ था। ठीक है, और जनरली क्या हुआ था, जो बाहर इंडिया के अंदर ये वायरस आता भी नहीं, लेकिन जो विदेश यात्रा के लिए गए हुए थे किसी धार्मिक पर्पज से या किसी व्यापारिक पर्पज से या किसी और पर्पज से, जो लोग इंडिया
इंडिया के बाहर गए हुए थे, वो इस इन्फेक्शन को लेकर के यहाँ आए और भुगतना पड़ा एक आम जनता को। ठीक है, आपने एक पढ़ा भी होगा या कहीं आपने सुना भी होगा किसी फेसबुक टाइमलाइन पे कि जो पासपोर्ट वाले गुनाह करके आए थे उसकी सजा एक आम आदमी को, यानी कि एक राशन कार्ड वाले बंदों को भुगतनी पड़ी थी। बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, बहुत एक दर्दनाक दृश्य हम लोगों ने देखा कि बहुत लंबी, बहुत बड़ी तादाद में लोग पैदल पैदल बहुत दूर तक उन्होंने 12-12, 1300 किलोमीटर का सफ़र तय किया। तो इस महामारी के दौरान चलिए इसमें क्या था, इसमें एक धारा लगी थी पहले, धारा 144, सरकार ने धारा 144 लगाई थी। धारा 144 क्यों लगाई थी, उसमें ये होता है 144 धारा में, थोड़ा नॉलेज के लिए बता देते हैं कि 144 धारा के अंतर्गत कि भीड़ इकट्ठी ना हो। ठीक है, पहले मना भी किया गया था कि लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठी ना हो, इस वजह से धारा को लगाया गया था। उसके बाद में क्या था, एक एक्ट होता है एपिडेमिक डिजीज एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट। जब अंग्रेजों का शासन था 1897 में, तो प्लेग की बीमारी उस समय फैली थी। प्लेग की बीमारी फैलने से क्या हुआ, अंग्रेजी हुकूमत ने उस समय ये नियम लागू किया कि भाई इस महामारी को रोकने के लिए, इस त्रासदी को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको हमें रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो अब भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए, केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। इस प्रकार से इसमें कुछ अधिनियम हैं। तो इसमें 188 जो धारा है आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड जो आईपीसी 188 धारा है, वो ये कहती है अगर कोई आदमी इस महामारी के दौरान सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, ये था कुछ महत्वपूर्ण बातें कोरोना वायरस के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। थैंक यू वेरी मच।